Good morning, all of you, especially my dear and loving students. As always, I am your Ruksar ma'am, and today I'm back with the rest of the chapter of Standard 9, that is chapter number 2, First World War and the Russian Revolution. Okay, dear student. So, this is my part 4 video. So, I hope that dear student, you all have watched my part 1, part 2 and part 3 video. In that previously we have discussed many topics such as Western Europe and colonialism in Asia and Africa, the factor caused for the First World War. We studied that what is First World War, why it happens, okay, and the effect for the First World War and immediate effect. We have covered this much topic in the 3 parts. So I hope that you all have watched my part 1, part 2 and part 3 videos and you're clear about the topic, and now this is the part 4 video. In that we are going to discuss the last topic of the chapter, that is Russian Bolshevik Revolution or the effort for world peace. Okay, dear student. So dear student, without taking much of time, let's start the chapter. The Russian Revolution is considered as an important event in the world history. Okay, so the Russian Revolution को क्या माना जाता है, बहुत ही important event माना जाता है, ठीक है, हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री में. हमारी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ही important event किसे माना जाता है, जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसे माना जाता है, जो कब हुआ था, 1917 में अकर हुआ था. ओके, द रशियंस हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द जार ऑफ रशिया. नाउ जो रशियंस थे रशिया के, वो क्या हो रहे थे, ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द जार ऑफ द रशिया, यानी कि जो वहाँ पर उस टाइम पर जार डायनेस्टी थी, ठीक है, जो रूल कर रही थी रशियंस पे, ठीक है, वो जार डायनेस्टी क्या कर रही थी, रशियंस के ऊपर ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड, यानी कि उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रही थी, उनको हैरेस कर रही थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी. एंड सप्रेस्ड यानी उन पर बहुत दबाव डाल रही थी, ठीक है, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें करने के लिए, जो लोग नहीं करना चाहते ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है. सो दिस वॉज द कंडीशन एट द टाइम ऑफ जार डायनेस्टी ऑफ द पीपल ऑफ द रशिया. मतलब रशिया के पीपल की ऐसी कंडीशन थी जब जार डायनेस्टी का रूल चल रहा था रशिया में, ठीक है. The Russian Tsar who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over the people. Now the Russian Tsar, यानी कि जो जार डायनेस्टी थी, जो रशियन जार्स थे, हु इनहेरिटेड द पोजीशन, यानी कि उनको पोजीशन कैसे मिलती रहती थी, इनहेरिटेड यानी विरासत में मिलती थी, यानी कि बाप के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, लाइक दिस, ठीक है. वेर ऑल डिक्टेटर्स एंड एंजॉयड अनकंट्रोल्ड रूल्स ओवर पीपल. नाउ ये सारे के सारे जो जार डायनेस्टीज आ रहे थे, मतलब इनहेरिटेड पोजीशन उनको मिल रही थी, बाप के बाद बेटा, लाइक दिस, ये सारे के सारे डिक्टेटर्स थे. मतलब डिक्टेटर्स यानी कि इनके जो कंट्रोल करने की, इनके पावर की कोई लिमिटेशन नहीं थी. दे एंजॉयड अनकंट्रोल्ड रूल, यानी कि अनकंट्रोल्ड रूल वो एंजॉय कर रहे थे किस पे, रशियन पीपल पर, ठीक है. कोई लिमिटेशन नहीं थी उनके रूल की और उनके पावर की, वो जैसा चाहते वैसा कर रहे थे, ठीक है. पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उनके टाइम पीरियड में जब जार डायनेस्टी का रूल चल रहा था, जार लोगों का, ठीक है, तो उस टाइम पर लोगों को कोई राइट नहीं था, ठीक है, मतलब कोई अधिकार नहीं था, ठीक है. जार वेर सो क्रूअल एंड पिटीलेस ऑन पीपल दैट इफ एनीवन डिमांडेड फॉर एनी राइट he was tortured, suppressed and severely punished for, condemned to sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. Okay dear student, so जो जार लोग थे वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल यानी निर्दय थे, और यानी कि दया भाव नहीं था उनके मन में, ठीक है, किसी के लिए भी, बहुत ही बैड लोग थे, ठीक है, बहुत क्रूअल एंड पिटीलेस यानी बहुत ही निर्दय, और उनके मन में कोई भी दया भाव नहीं था किसी भी लोगों के लिए, ठीक है. इफ़ एनीवन डिमांडेड फॉर एनी राइट्स, अगर कोई भी रशियन अपने राइट्स के लिए अगर डिमांड करता तो उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता, ही वॉज टॉर्चर्ड, उसे टॉर्चर किया जाता. सप्रेस्ड यानी उसको अननेसेसरीली हैरेस किया जाता था, और उसको कहाँ भेज दिया जाता था, एंड सेवरली पनिश्ड यानी बहुत ही कठोर तरीके से उसे पनिशमेंट दी जाती थी, या फिर उसे कहाँ भेज दिया जाता था,
डेड कोल्ड ऑफ साइबेरिया, हम सबको पता है जो साइबेरिया है उसकी ठंडी के बारे में, ठीक है। वहाँ पर -डिग्रीज में टेम्परेचर हुआ करता है, ठीक है। हम उस ठंड में ज़्यादा इंसान सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। सो ऐसी ठंड में उसे मरने के लिए वहाँ भेज दिया जाता था, ठीक है। इस तरह का पनिशमेंट, इस तरह का बिहेवियर जार पीपल्स किसके साथ कर रहे थे? रशियन पीपल्स के साथ, ठीक है डियर स्टूडेंट। This uncontrolled and oppressive tsardom become the reason for the grief, poverty and suffering among the people. Now this uncontrolled and oppressive tsardom यानी कि ये जो uncontrolled power tsardom का था, मतलब वो जिस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे थे, और उनका oppressive tsardom था यानी कि जिस तरह से लोगों को वो हैरेस कर रहे थे, ठीक है, अनफेयरली उनके साथ अनफेयरली ट्रीटमेंट कर रहे थे, दैट इज ऑल ओके। ये सारी चीज़ें किसका रीज़न बना? रशियन पीपल के ग्रीफ का, यानी कि वो लोग बहुत दुखी थे, डीप सौरों में थे, ठीक है। और वो लोग बहुत गरीब भी हो गए थे, और वो पीपल सफ़र कर रहे थे इन सारी चीज़ों से बहुत बुरी तरह से, ठीक है। द रशियन फार्मर्स, लेबरर एंड पीजेंट्स वेर नॉट गेटिंग इनफ इनकम डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, सो द रशियन फार्मर्स, जो रशियन फार्मर्स है, लेबरर्स थे, या फिर जो स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट्स थे, उनको इतना मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसका क्या नहीं मिल रहा था? इनकम नहीं मिल रही थी, नॉट गेटिंग इनफ इनकम। जितनी इनकम मिलनी चाहिए उतनी इनकम उनको नहीं मिल रही थी, ठीक है। दे बिकम वेरी पुअरर, वो बहुत गरीब पे गरीब होते जा रहे थे, ठीक है, मतलब बहुत गरीब हो गए थे, ठीक है। हु? द पीपल ऑफ रशिया, ठीक है। नाउ next, under the leadership of Father Gapin, a large rally was taken out to Tsar's residence. Now, अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन, यानी कि फादर गैपन थे, उनकी लीडरशिप में एक लार्ज रैली कैरिड आउट हुई। कहाँ पर कैरिड हुई? जार्स रेसिडेंट, जो कहाँ पर था? विंटर पैलेस में था। कहाँ था? विंटर पैलेस में, ठीक है। कब हुई ये रैली? आपको टाइम पीरियड बताया गया है, 22 जनवरी 1905 को हुई। जिस दिन कौन सा डे था? संडे था, ठीक है। सो ए लार्ज रैली वॉज कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन, ठीक है। फादर गैपन के लीडरशिप में एक लार्ज रैली कैरिड आउट हुई, किसके रेसिडेंस पे? जार के रेसिडेंस पे, ठीक है, जो कहाँ पर था? विंटर पैलेस में। और ये इवेंट कब हुई? 22 जनवरी 1905 को। उस दिन कौन सा डे था? संडे, ओके। दिस पीपल वेर अनआर्म्ड, यानी ये लोग कैसे थे? जो रिलीज में जो लोग इंक्लूड थे वो सब अनआर्म्ड, यानी कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, अनआर्म्ड थे, ठीक है। While some had the Tsar's picture in the hand with the captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it. Okay, while अनाम तो थे ये लोग, उसी के साथ कुछ लोगों के हाथ में क्या था? पिक्चर ऑफ जार्स, यानी जो जार्स उस टाइम पर जो किंग थे उसके उनकी पिक्चर उनके हैंड पे थी, और हैंड में थी, और उस पर कुछ कैप्शंस लिखे थे लाइक दिस: लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, यानी कि जो लिटिल वाइट लॉर्ड है रशिया के, उनको लंबी उम्र मिले, लॉन्ग लिव, ठीक है। The Tsar's army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and snow in the Petersburg, where the Tsar's palace was situated, turned red with the blood. Now, क्या हुआ? देखो, अभी इस तरह से रैली कैरिड आउट हुई थी, किसके पैलेस के सामने? जार के पैलेस के सामने, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? जो जार्स आर्मी, यानी जार्स की आर्मी थी, उसने ओपन फायर यानी फायरिंग स्टार्ट कर दी इस रैली के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ? थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल मारे गए, ठीक है। एंड द स्नो इन द पीटरबर्ग, और जो जगह मतलब इसका पैलेस विंटर पैलेस था जार का, वो कहाँ पर था? पीटर्सबर्ग में था, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारी स्नोफॉल हुआ था उस टाइम पर, ठीक है। द स्नो इन पीटरबर्ग क्या हुआ? वेयर द जार्स पैलेस वॉज सिचुएटेड, जहाँ पर जार का पैलेस सिचुएटेड था, पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो सिटी में। तो क्या हुआ? वो स्नो किससे टर्न हो गई? ब्लड से, मतलब खून से लथपथ हो गई। इस वजह से पूरी स्नो किससे वाइट से कैसी हो गई? रेड हो गई, ठीक है। टर्न रेड विद द ब्लड, उसका कलर रेड हो गया ब्लड से, क्योंकि थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल मारे गए थे, ठीक है, इस फायरिंग की वजह से, ठीक है। दिस डे इज नोन एज ब्लडी संडे इन द हिस्ट्री, ओके। सो इस डे को किस नाम से जाना जा रहा है? तब से लेकर आज तक ब्लडी संडे इन अवर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके डियर स्टूडेंट। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू
in exams like this, what is Bloody Sunday? So you may answer like this, okay? So next, around this time a large number of Russians got provoked. ठीक है, और अराउंड दिस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, रशियन पीपल डाइड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ रशियंस गोट प्रोवोक्ड, यानी मतलब वो लोग गुस्से में आ गए, एग्रेसिव हो गए, यानी प्रोवोक्ड हो गए, ठीक है, एंड बिकम रेस्टलेस एज द वीकनेस ऑफ द जार डूम हैड become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russian-Japan war. ठीक है, सो मतलब इतना ये इंसिडेंट हुआ, थाउजेंड्स ऑफ रशियंस गॉट डाइड, इनोसेंट रशियंस गॉट डाइड इन दिस इवेंट, ठीक है, ये हादसे में मारे गए, ठीक है, उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ रशियंस गॉट प्रोवोक्ड, यानी कि बहुत सारे जो रशियंस थे प्रोवोक्ड, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो प्रोवोक्ड हो गए, उकस गए, ठीक है, एंड बिकम रेस्टलेस, यानी बेचैन हो गए, मतलब वो कुछ भी कर कर बदला लेना चाह रहे थे जार्स से, ठीक है, एज द वीकनेस, और उनको अब जार्स की वीकनेस पता चल चुकी थी, एज द वीकनेस ऑफ जारडूम हैड बिकम ऑब्वियस, उनकी वीकनेस क्या थी कि उन्होंने ऐसा सोचा कि जब जापान रशिया का वॉर हुआ उसमें एक स्मॉल नेशन लाइक जापान, मतलब जापान जैसा छोटा नेशन रशिया को मैसिव नेशन है कि जो रशिया इतना बड़ा नेशन है उसे हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते, ठीक है। ये जापान रशियन वॉर कब हुआ था, 1904 से लेके 1905 में हुआ था, जिसमें जो मैसिव रशिया है वो हार गया था, बुरी तरह से डिफीट हुआ था जापान के थ्रू, ठीक है, और जापान जीत गया था, ठीक है, एंड जापान एक स्मॉल नेशन है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि जब रशिया और जापान के वॉर में एक मैसिव रशियन नेशन को जापान जैसा स्मॉल नेशन हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते, ठीक है। इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एंग्री रशियंस एन अनाउंसमेंट टू कॉल फॉर द डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली which had not been called for years was made, ठीक है। नाउ अब इस तरह से सिचुएशन बहुत पैथेटिक हो गई थी, बुरी हो गई थी, ठीक है, मतलब जो रशियंस है वो रेस्टलेस हो गए थे, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एंग्री रशियंस, यानी इन रशियंस को जो बहुत गुस्से में, उन्हें शांत करने के लिए एन अनाउंसमेंट टू कॉल फॉर डूमा लेजिस्लेटिव, यानी एक डूमा लेजिस्लेटिव बुलाने की अनाउंसमेंट की गई, ठीक है, विच हैड बिन नॉट कॉल्ड फॉर द ईयर्स, यानी जो असेंबली काफ़ी सालों से नहीं बुलाई गई थी उस डूमा लेजिस्लेटिव को बुलाने की बात की गई, ठीक है। मतलब जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है वैसे ही रशिया में डूमा लेजिस्लेटिव होती है, ठीक है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, पीपल्स ऑफ जार्स एंड रशियन पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। सो इवेंचुअली 4 सच डूमा वर कॉल्ड, और इवेंचुअली मतलब ऐसे कितने डूमा बुलाए गए, डूमा असेंबली बुलाई गई, 4 डूमा बुलाए गए, ठीक है, बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप टू सेटिस्फाई द सिटीजन इट हैड बीन कैंसल्ड ऑफ, लेकिन जैसे ही डूमा लेजिस्लेटिव कुछ स्टेप्स लेती लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनका गुस्सा शांत करने के लिए, ये कैंसल हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट, द डूमा लेजिस्लेटिव इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ, ओके। So the next is on 8 March 1917, the oppressed worker of Petrograd called for a strike. Now और 8 मार्च को क्या हुआ, 1917 में जो ऑप्रेस्ड वर्कर थे, यानी कि जो जार्स ने जिन वर्कर्स को हैरेस किया था, परेशान किया था अननेसेसरीली, ठीक है, कहाँ पर, पेट्रोग्रेड में, उन्होंने क्या किया, कॉल फॉर अ स्ट्राइक, वो सारे स्ट्राइक पर चले गए, उन्होंने बोल दिया कि हम कोई वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, दे हैड डन स्ट्राइक, ओके, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। द जार सेंट हिज ट्रूप्स टू कंटेन दिस इवेंट, जार ने अपना ट्रूप भेजना चाहा वहाँ पर, ठीक है, भेजा वहाँ पर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसका जो ट्रूप है वहाँ जाकर इस इवेंट में शामिल हो जाए और उसको सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, ठीक है। बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल, लेकिन जो आर्मी है उसने इन पीपल्स को शूट करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। एज ए रिजल्ट द रेवोल्यूशन बिगेन, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया, जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, वॉर स्टार्ट हो गया। After the fall of Tsardom, the power fell into the hands of Kansky, leader of Menshevik group, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, देखो जब वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, आफ्टर द फॉल ऑफ जारडूम, यानी कि जारडूम रशिया में से खत्म हुआ, ठीक है, मतलब आफ्टर द फॉल ऑफ जारडूम यानी जारडूम खत्म हो गया, और जो पावर था
पूरा की पूरा रशिया का पावर वो किसके हैंड में चला गया? इन द हैंड्स ऑफ केरेंस्की, लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप। किसके हैंड में चला गया? केरेंस्की के हाथ में चला गया, जो मेंशेविक ग्रुप का लीडर था, यानी माइनॉरिटी ग्रुप का लीडर था। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर लेनिन एवरीवन इन रशिया वाज हैप्पी विद द फॉल ऑफ ज़ार्स। ठीक है, सभी लोग रशिया में हैप्पी थे एक्सेप्ट लेनिन। ठीक है, एक ही बंदे के अलावा सबकी सब हैप्पी थे, जिसका नाम था लेनिन। ठीक है, ज़ारडूम चला गया, यानी कि ज़ार लोग रशिया में से चले गए, उनका रूल एंड हो गया। इसकी वजह से रशिया में जितने भी पीपल्स थे सब लोग हैप्पी थे, खुशियाँ मना रहे थे जीत की। ठीक है, लेकिन लेनिन हैप्पी नहीं था। वाई लेनिन हैप्पी क्यों नहीं था? बिकॉज बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबरर एज प्रोपोगेट बाय कार्ल मैक्स। ठीक है, वो क्यों हैप्पी नहीं था? क्योंकि वो किस में मानता था? इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबरर, यानी एज प्रोपोगेट, जैसा कार्ल मैक्स ने कहा है, कार्ल मैक्स ने सजेस्ट किया है कि लेबरर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वो मेंटेन होना चाहिए, उसे ही सारे राइट मिलने चाहिए। ठीक है, कार्ल मैक्स एक बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे और हिस्टोरियंस भी थे। ठीक है, उन्होंने थियोरी प्रोवाइड की थी अबाउट द लेबरर्स। ठीक है, तो लेनिन उनकी थियोरी पर बिलीव करते थे, वो मानते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंस है लेबरर को दिया जाना चाहिए, उनको उनके पूरे राइट्स दिए जाने चाहिए, इसलिए लेनिन हैप्पी नहीं था। और वाइल द मेंशेविक ग्रुप बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास, और जो मेंशेविक ग्रुप था वो किसके इम्पोर्टेंस में मानता था? मिडिल क्लास पीपल के इम्पोर्टेंस में मानता था। ठीक है, वो ऐसा मानता था कि सारे राइट्स मिडिल क्लास पीपल को दिए जाने चाहिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक्स अगेंस्ट मेंशेविक्स एंड इन नवंबर 1970 डिक्लेयर्ड द फाइनल रेवोल्यूशन एंड गॉट द रिंस इन हिज हैंड्स। सो लेनिन ने क्या किया? वो हैप्पी नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया? ही इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक्स, यानी उसने उकसाया बोल्शेविक्स को अगेंस्ट द मेंशेविक्स, मेंशेविक ग्रुप्स के अगेंस्ट बोल्शेविक को उकसाया। और क्या हुआ? उसकी वजह से नवंबर 1917 में क्या हो गया? फाइनल रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये फाइनल रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ, उसी के साथ सारे के सारा पावर किसके हैंड्स में आ गया? गॉट द रिंस इन हिज हैंड, लेनिन के हैंड में सारी पावर आ गया। ठीक है, किसका? रशिया का। ठीक है, दिस केम टू बी नोन एज सोशलिस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और इस चीज़ को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? सोशलिस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, thus the 300-year-old Tsardom came to an end. Okay, so इसी के साथ क्या हुआ? जो 300 years old इतना पुराना ज़ारडूम था, यानी कि ज़ार डायनेस्टी चली आ रही थी, इतने टाइम से ज़ारडूम चल रहा था। ठीक है, उसका क्या हुआ? अंत आ गया, खत्म हो गया ज़ारडूम। ठीक है, एंड आ गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया वॉज विदाउट ज़ार, और ये ऐसा पहली बार हुआ था कि रशिया पहली बार किसके बिना था? ज़ार डायनेस्टी के बिना था, ज़ार रूलर्स के बिना था। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक रशिया एंड बोल्शेविक रेवोल्यूशन। आई होप डियर स्टूडेंट यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अवेलेबल टू you, that is effort for the world peace. In that, let's study the League of Nations. What is League of Nations? Okay, dear students, the horror of the world explain the absolute necessity of the world peace to the nation of the world. ठीक है, so the horror of the world war, यानी कि जो भयानक दृश्य था हमारे वर्ल्ड वॉर का, उसने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया कि नेसेसिटी है, ज़रूरत है पूरे विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो, वर्ल्ड पीस हो। ठीक है, विश्व शांति हो। ठीक है, इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, किसकी वजह से? जो वर्ल्ड वॉर हो रहे थे उसके दृश्य की वजह से, उसके सीन की वजह से। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में विश्व शांति हो, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी। ठीक है, एंड फॉर दिस अ नीड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट, और इसी की वजह से ऐसा मतलब एक नीड फील हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड पीस मेंटेन कर सके। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई। सो इट बिकम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। सो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि सभी लोग एक्टिवली, यानी कि मिलकर एक्टिवली सोचे किसके बारे में? वर्ल्ड पीस के बारे में, और तुरंत सोचे। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ पर
तुरंत ही एक्शन लेना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा वॉर्स हो रहे थे वर्ल्ड के इंटीरियर कि सारे नेशंस अब वर्ल्ड पीस चाह रहे थे कि पूरे विश्व में शांति हो जाए, कोई किसी के साथ वॉर ना करे, ठीक है. The American president Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of the League of Nations. Okay, so द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनका नाम था वुड्रो विल्सन, उन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट किया लीग ऑफ नेशंस को एस्टेब्लिश करने में, ठीक है. नाउ जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो लीग ऑफ नेशन है, ठीक है. और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिशमेंट करने में ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाए, ठीक है. The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10th January 1920. Now, और उन्होंने इतना सपोर्ट तो किया है, उसी के साथ उन्होंने 14 पॉइंट्स भी सजेस्ट किए थे लीग ऑफ नेशंस के लिए, जो कहाँ पर प्रेजेंट किए गए, पेरिस पीस प्रोसेस में प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है, 10 जनवरी 1920 में, ठीक है. किसने सजेस्ट किए थे 14 पॉइंट? The President of America, that is Woodrow Wilson. So the next, the League of Nation was formed, और उसी के साथ फाइनली लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हो गई, फॉर्म्ड हो गई, उसका एग्जिस्टेंस आ गया, ठीक है. नाउ द एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, यानी कि हर चीज़ के पीछे, बनने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, उसके कुछ एम्स होते हैं जो उसे अचीव करने होते, गोल्स होते, ठीक है. सो यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस के क्या एम्स थे, लेट्स सी. There are 6 aims of the League of Nations, that is, first one, to maintain international peace and security. मतलब लीग ऑफ नेशन को क्या करना था, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखनी थी, यानी कि शांति बनी रहे, और सिक्योरिटी यानी हर नेशन की सिक्योरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी, लीग ऑफ नेशन की, ठीक है. सेकेंड वन, एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन, और ये भी उसका काम था कि सारे नेशंस में यूनिटी बनी रहे, ठीक है, एकता बनी रहे और इंटीग्रिटी रहे सारे के सारे नेशन में, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है. टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी कि सारे नेशंस वॉर की पॉलिसी को गिव अप कर दे और कोई दोबारा वॉर के बारे में ना सोचे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, लीग ऑफ नेशंस की, उसे अचीव करनी थी, ठीक है. टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, और सारे नेशंस है, जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में इंटरनेशनल रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो, ये भी कोशिश लीग ऑफ नेशंस की थी, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये चीज़ उसे अचीव करनी थी, ठीक है. टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मीडिएशन, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है दो नेशंस के बीच में, इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर होता है तो वो पीसफुली सॉल्व हो, यानी कि कोई वॉर ना हो और शांतिपूर्ण सॉल्व हो जाए वो झगड़ा, ठीक है. थ्रू नेगोशिएशन, यानी कि कुछ मोल भाव करके, कुछ वाद विवाद करके, बातचीत करके, या कुछ ले दे के, और या फिर मीडिएशन यानी कोई मध्यस्थ रखकर, ठीक है. ये इस तरह से सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, कोई वॉर ना हो, ठीक है, इस वजह से पीस भी बनी रहे, ठीक है. इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस और इट्स मीडिएशंस, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज द रेबल नेशन, ठीक है. इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस, अगर कोई नेशन लीग ऑफ नेशन को इग्नोर करता है या उसके मीडिएशन को इग्नोर करता है, मध्यस्थ को इग्नोर करता है, तो उसको कैसा नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, रेबल नेशन, यानी कि बागी नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे लीग ऑफ नेशन में से निकाल दिया जाता है, ठीक है. The League of Nations, established for the world peace, did not manage to keep control over the imperialist policies of superpowers, ठीक है. लीग ऑफ नेशंस किस लिए एस्टेब्लिश हुआ था, उसका मेन एम था कि वो वर्ल्ड में पीस मेंटेन रख सके, ठीक है, शांति बनाए रखे, बट डिड नॉट मैनेज टू कीप कंट्रोल ओवर द imperialist policies of the super powers, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाया, जो सुपर पावर कंट्रीज थी उस टाइम पर, उस टाइम पीरियड में उनकी imperialist पॉलिसीज पर लीग ऑफ नेशन भी कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है. इस वजह से क्या हुआ, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन, ठीक है, क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, ठीक है. जो लीग ऑफ नेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाई, जो उसका एम था फुल्ली उसे अचीव नहीं कर पाई, इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट.
So this much are the aims of League of Nations. So my dear student, I hope that you are clear about the topics of the chapter 2, and on the basis of my explanation you are easily able to answer the question of exercise. So keep watching, stay home, stay safe. Thank you all of you.